रजिया सुल्ताना फुल हिस्ट्री की दूसरी और आखिरी वीडियो को समझने के लिए इसका पहला हिस्सा जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरान रजिया सुल्तान ने अपनी काबिलियत, जहानत और बहादुरी के दम पर न सिर्फ दिल्ली के तख्त पर अपनी हुकूमत कायम की थी, बल्कि अपनी सल्तनत के खिलाफ साजिशें करने वालों को भी कुचलते हुए उसने अपने दौरे हुकूमत में अमनो अमान की जबरदस्त मिसाल पेश की थी। लेकिन जहां एक तरफ रजिया ये सोच रही थी कि उसकी सल्तनत ने गद्दारों से छुटकारा पा लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो सियासत की इस बिसात पर अपने ही मोहरों से मात खाने वाली थी। क्योंकि जमालुद्दीन याकूत पर रजिया की बढ़ती मेहरबानी, तुर्क अमीरों का इससे नाराज होना और इसके भाई मोइजुद्दीन बहराम का तख्त पर काबिज होना ही रजिया के खात्मे की वजह बना। तो चलिए दोस्तों, हिस्ट्री को समझने के लिए देखते हैं फुल हिस्ट्री रजिया सुल्ताना की दूसरी और आखिरी वीडियो। रजिया सुल्ताना और जमालुद्दीन याकूत के रिश्ते के बारे में हिस्ट्री में मोरिखिन की एक राय नहीं मिलती। कुछ इसे मोहब्बत से जोड़ते हैं, तो कुछ का कहना है यह खालिस शहजादी और गुलाम का रिश्ता था। बहरहाल सच जो भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि रजिया ने सुल्तान बनने के बाद अपने खास गुलाम जमालुद्दीन याकूत को एक खास ओहदा देकर अपना सिपह सालार और सलाहकार दोनों ही बना लिया था, जिससे आसपास की सल्तनत के तुर्क अमीर और इसके महल के वजीरों के साथ इसका भाई मोइजुद्दीन बहराम भी रजिया के इस फैसले के खिलाफ हो गया था। बहराम और वजीरों की इस मुखालफत पर रजिया ने किसी भी तरह से कोई तवज्जो ना दी, लेकिन वजीरों और मोइजुद्दीन बहराम के लिए यह अना का मसला बन गया था, जो अब अपने उरूज पर पहुंच चुका था। क्योंकि याकूत एक गुलाम था जिसका तुर्क नस्ल से भी कोई ताल्लुक न था, और इसी ईगो के चलते मोइजुद्दीन बहराम ने वजीरों के साथ मिलकर रजिया को तख्त से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी। हालांकि महल में मौजूद रजिया के दुश्मन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि रजिया को उसके गढ़ में मात देना नामुमकिन है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रजिया को उसकी सल्तनत से दूर करने का मंसूबा बनाया, जिसके लिए मोइजुद्दीन बहराम ने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के साथ मिलकर एक सौदे के तहत भटिंडा में बगावत करवा दी, जिसे रोकने की जिम्मेदारी रजिया के कांधों पर थी, क्योंकि इस तरह की बगावतों को वो पहले भी कई बार कंट्रोल कर चुकी थी। लेकिन इस बार सूरत हाल बिल्कुल अलग थी। वो ये नहीं जानती थी कि जिसे बगावत बताया जा रहा है, दरअसल वो उसे अपने रास्ते से हटाने की एक साजिश है। बहरहाल ये खबर जब रजिया तक पहुंची, तो वो इस बगावत को रोकने और बागियों से निपटने के लिए अपने लश्कर के साथ भटिंडा रवाना हो गई। लेकिन भटिंडा पहुंचते ही इसकी फौज के एक बड़े हिस्से ने इसके साथ गद्दारी कर दी, क्योंकि ये सब मोइजुद्दीन बहराम से मिले हुए थे, जिसके कहने पर इन्होंने अल्तुनिया से हाथ मिलाकर रजिया के बचे हुए सिपाहियों पर हमला कर दिया, जिसमें इसके वफादार सिपाहियों के साथ जमालुद्दीन याकूत को भी कत्ल कर दिया गया और रजिया को गिरफ्तार करके भटिंडा के किले में कैद करवा दिया गया। और यह खबर फैला दी गई कि हमले में रजिया भी मारी गई, क्योंकि अल्तुनिया जो एक लंबे अरसे से रजिया से शादी करना चाहता था, उसने इस मौके से फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी रहा। इधर रजिया की मौत की खबर से खुश होकर इसके भाई मोइजुद्दीन बहराम ने सल्तनत में अपने सुल्तान होने का ऐलान करके इसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। लेकिन सुल्तान बनने के कुछ अरसे बाद ही बहराम ने अल्तुनिया को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ओहदा देने से इनकार कर दिया। उधर यह खबर जब मलिक अल्तुनिया तक पहुंची, तो वो बहराम के इस वादा खिलाफी के लिए उससे बदला लेने पर आमादा हो गया और खुले तौर पर इसका दुश्मन बन गया। उसने सबसे पहले रजिया को कैद से आजाद कराकर उसके सामने शादी की ख्वाहिश जाहिर की, और साथ ही ये भी कहा कि अगर रजिया उससे शादी करती है तो वो न सिर्फ उसके भाई मोइजुद्दीन बहराम को रास्ते से हटा देगा, बल्कि उसकी सल्तनत भी दोबारा उसे दिलाने में उसकी मदद करेगा। रजिया को भी उस वक्त एक बड़े लश्कर और एक सच्चे साथी की जरूरत थी, जो इस लड़ाई में उसका साथ दे सके। लिहाजा वो इस शादी के लिए राजी हो गई। रजिया से शादी के बाद अल्तुनिया ने आसपास की छोटी रियासतों की मदद से एक बड़ा फौजी लश्कर तैयार करके दिल्ली सल्तनत के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया, जिसके लिए मोइजुद्दीन बहराम की फौज भी पूरी तरह तैयार थी। इस जंग में खुद रजिया भी फौज की कयादत कर रही थी। और फिर 23 अक्टूबर सन 1240 का ये वो दिन था जब दोनों फौजें आमने सामने आ गईं, जो एक खतरनाक जंग की शक्ल में तब्दील हो गई,
जिसमें मोइजुद्दीन की फौज अल्तुनिया और रजिया की फौज पर भारी पड़ने लगी। इस जंग में रजिया को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब मलिक अल्तुनिया के साथ इसके बहुत से सिपाही मारे जा चुके थे और जो बचे वो इसका साथ छोड़कर भाग गए। मॉडर्न हिस्टोरियन के मुताबिक इस जंग से रजिया जख्मी होने के बावजूद एक जंगल के रास्ते खुद को बचाने में कामयाब रही थीं, जिसके तकरीबन 1 महीने बाद मकामी गांव में इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया था। और इस तरह सिर्फ 3 साल 6 महीने और 9 दिन दिल्ली के तख्त पर हुकूमत करने वाली वाहिद खातून हुक्मरान रजिया सुल्तान ने इस दुनिया से रुखसत होकर न सिर्फ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया, बल्कि अपनी काबिलियत, जहानत, जांबाजी और इंसाफ परस्ती से आवाम के दिलों में भी हुकूमत की। रजिया सुल्तान की कब्रों का दावा 3 मुख्तलिफ जगहों पर किया गया है। रजिया की कब्र के बारे में हिस्टोरियन की अलग अलग राय हैं। इनकी कब्र पर दिल्ली, कैथल और टोंक अपने अपने दावे करते रहे हैं, लेकिन अभी तक असली कब्र का फैसला नहीं हो सका है। हालांकि इन तीनों दावों में अब तक राजस्थान के शहर टोंक में रजिया सुल्तान और उनके हबशी गुलाम याकूत के मकबरे से कुछ ठोस चीजें मिलती हैं। यहां पुराने कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा मकबरा है, जिस पर फारसी में सुल्तान हिंद रजिया कुंदा है। करीब ही एक छोटा मकबरा भी है, जो अंदाजे के मुताबिक जमालुद्दीन याकूत का बताया जाता है।